नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि रोहित को अब यहाँ पर होश आया हुआ था और अब उसके बालों के ऊपर से वो जेल भी हट गया था। अब क्योंकि वो यहाँ पर आयशा ने किंग की एक फेवरेट डिश बनाई थी और ये सभी यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर थे। अब आयशा यहाँ पर किंग को मस्का लगाते हुए कहती है, मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। तो आप किंग कहते हैं, तुम्हें मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ये नालायक बेटा है ना, ये तुम्हारी धनंजय से बात करवा देगा। उसकी ये बात सुनते ही अब रोहित भी कहता है, आप मेरी तारीफ कभी करें, मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि आप अब जब भी मेरे बारे में बात करते हैं तो ऐसे ही बातें करते हैं। रोहित की ये बात सुनते ही किंग कहते हैं, तुमने आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिससे कि मैं तुम्हारे तारीफों के पुल बांधूं। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इधर अब यहाँ पर रोहित ये सुनकर कहता है, हाँ मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन मैं सच बताऊँ, आप मेरे से जेलस हो रहे हैं कि माँ आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। और ये कहते हुए रोहित अब अपने मील को फिनिश करने में लग जाता है और जहाँ किंग बस रोहित को ही गुस्से से देखने लगते हैं। तो वहीं रोहित ये सब कहने के बाद काफ़ी रिलैक्स होकर अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब रोहित का मील फिनिश होता है तो अब वो यहाँ पर कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ माँ, अपना ध्यान रखना। इधर ये कहते हुए ही अब रोहित अब अपनी माँ के पास बढ़ जाता है और जैसे ही वो आयशा मारवा के पास जाता है तो वो सबसे पहले अब अपनी माँ के पैरों को छूता है। और इधर जैसे ही रोहित ने आयशा के पैरों को छुआ तो आयशा मारवा भी अब उसे अपना आशीर्वाद देती है और कहती है, सदा सुखी रहो बेटा। इधर अब यहाँ पर अपनी माँ के पैरों को छूने के बाद क्योंकि रोहित ये जानता था कि किंग उसके नाना जी हैं, भले ही वो उसे नालायक या कुछ भी क्यों ना कहते हैं, लेकिन उसके बाद अब वो यहाँ पर किंग के पैरों को छूता है। और इधर किंग भी यहाँ पर अब उसके सिर पर अपना एक हाथ रख देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो यहीं अब अपनी माँ और किंग दोनों के पैरों को छूने के बाद रोहित अब यहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। एक तरफ जहाँ रोहित अब किंग के पैलेस से जाने की पूरी ही तैयारियां कर रहा था, तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया में भीमेश्वरी गाँव में तीनों ही बच्चे यहाँ पर अब अवंतिका के साथ अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर डिनर करते हुए प्रिया कहती है, ये खाना कोई कैसे खा सकता है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। इधर उसकी इस बात को सुनकर अब रानी अवंतिका कहती है, कर्ड राइस स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा होता है रिया। अब उसकी ये बात सुनकर अब रिया कहती है, हाँ मैं मानती हूँ ब्यूटीफुल लेडी कि कर्ड राइस से हमारे स्टमक के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप खुद ही देखिए ना, ये टेस्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो मुझे किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा, ये तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फीका लग रहा है। आप खुद ही बताइए, मैं इस बिना टेस्ट के खाने को कैसे खा सकती हूँ। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, देखो मुझे नहीं पता रिया कि आप ये खाना खा सकती हैं या नहीं, लेकिन हाँ मेरा फैसला फिर भी यही होगा कि आपको ये खाना ही खाना होगा। और वैसे भी मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हैं। अरे तुम्हारे डैड ने ही तुम्हें अपने सिर पर चढ़ा रखा है, वरना तुम्हें तो इस खाने को देखते ही खा लेना चाहिए था। अब तुम आर्यन और अलेक्जेंडर को ही देखो, वो तो कभी खाने में किसी भी तरह के नखरे नहीं करते हैं, लेकिन तुम हमेशा नखरे करती रहती हो। ये सब तुम्हारे डैड की गलती है। अरे उन्होंने ही तुम्हें बिगाड़ कर रखा हुआ है, और थोड़ा बहुत नहीं, उन्होंने तुम्हें ऐसा बिगाड़ा हुआ है कि कोई भी तुम्हें क्या ही ठीक कर सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और अलेक्जेंडर के बड़ी हम दोनों ही तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। यहाँ भी अवंतिका ने कहा ही था कि तभी अब वहाँ पर एक जीएनटी गर्ल आ जाता है, और जैसे ही वो यहाँ पर ये जीएनटी गर्ल आता है तो उसे देखकर अब अवंतिका कहती है,
आपकी मम्मा ने इन्हें भेजकर आर्यन और अलेक्जेंडर के जाने का हमें आदेश दिया है, पैगाम दिया है। इसलिए अब देखो आपको मेरे साथ रहना होगा और अब आर्यन और अलेक्जेंडर के जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि अब आर्यन और अलेक्जेंडर को भी यहाँ से पेरिस के लिए जाना होगा। इधर यहाँ पर अवंतिका की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर्यन और अलेक्जेंडर वहाँ पर बड़ी के पैलेस में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। मैं भी बड़ी के पैलेस में जाऊंगी, मुझे भी बड़ी के पास जाना है। और ये कहते हुए ही रिया को अब अपने बड़ी की गुस्से वाली बात अब अचानक से याद आ जाती है। इधर जैसे ही रिया को अब किंग की बात याद आती है तो अब साथ के साथ ही अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब एकदम से ही चेंज होने लगते हैं। अब जहाँ वो जिद कर रही थी बड़ी के पैलेस में जाने की, तो वहीं अब उसके साथ अब उसके चेहरे पर अब एक उदासी सी छा जाती है। मानो ये बात अभी की ही हो कि किंग ने अभी ही रिया को डांटा हो। इधर रिया का अब ये चेहरे पर उदासी देखकर अब अवंतिका को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अवंतिका भी यही सोचती है कि वो रिया को नहीं भेज रही है, शायद इसकी वजह से उसके चेहरे पर उदासी थी। लेकिन वो तो यहाँ पर अपने बड़ी की बात को याद करके उदास थी। लेकिन अवंतिका को पता था कि अगर वो रिया के सामने अभी अपने इमोशंस को दिखाएगी कि उसको उदास देखकर बुरा लग रहा है, तो शायद फिर रिया हर बार इस बात का फायदा उठाएगी। इसलिए उसे रिया के इन इमोशंस के आगे अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि अवंतिका ने ठानी थी कि वो रिया को एक होने वाली रानी के रूप में तैयार करेंगी। जैसे ही यहाँ पर सभी ने अब अपना मील फिनिश किया तो प्रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों अब एक दूसरे को हक करते हैं, क्योंकि अब अवंतिका कहती है आर्यन, अलेक्जेंडर, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, इसलिए तुम जल्दी से अपने जाने की तैयारी करो। तो अब यहाँ पर तीनों ही बच्चे एक दूसरे को हक करते हुए काफ़ी इमोशनल हो रखे थे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे। तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर अब दोनों ही अब रिया से हक करने के बाद अब यहाँ पर रानी अवंतिका को भी हक करते हैं। और उसके बाद वो दोनों ही अब यहाँ पर, क्योंकि ये GNT कल आ गया था और रानी अवंतिका ने ही इन दोनों को पेरिस में भेजने की अपनी जिम्मेवारी ली थी, तो अब यहाँ पर वो अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब इस GNT कल की पीठ पर जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो उसकी पीठ पर बैठते हैं तो वो दोनों ही अब अपने एक हाथ को उठाकर अब यहाँ पर सभी को बाय बोल रहे थे। इधर कुछ ही देर में अब ये GNT कल जैसे ये दोनों उसके ऊपर बैठते हैं तो अब यहाँ पर आसमान में होता है, तो वहीं रिया अब अपने हाथ के इशारे से उन्हें तब तक बाय बोल रही थी जब तक कि वो दोनों रिया की आंखों से ओझल नहीं हो गए, क्योंकि रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके भाई उसे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। इधर रिया को ऐसे देखकर अब अवंतिका अब उसके पास आ जाती है। हालांकि वो उसके सामने बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना चाहती थी उसकी इमोशंस को देखते हुए, लेकिन इस वक्त रिया को देखकर उसे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए अब अवंतिका अब उसे हक करते हुए कहती है अच्छा रिया, आप ये बताओ, आप स्टोरी सुनेंगी? इधर जैसे ही अवंतिका ने ये कहा तो ये सुनते ही अब रिया कहती है स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, वो भी मेरे मोम और डैड की। अब पता है मुझे नहीं पता कि आप मेरे मोम डैड की स्टोरी को जानते हैं या नहीं, लेकिन देखना मैं जिस अंदाज से आपको स्टोरी सुनाऊंगी आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरे मोम और डैड की स्टोरी किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं थी। सच में मैं जब भी उनकी स्टोरी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इधर रिया की इस बात को सुनने के बाद अब अवंतिका, जिन्हें सच बताएं तो सब कुछ पहले से ही पता था कि रोहित और अनिका कैसे मिले थे, कैसे वो एक दूसरे की लाइफ में आए थे, लेकिन क्योंकि वो रिया को चीयर करना चाहती थी इसलिए बस वो रिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है अच्छा ठीक है, फिर सुनाइए अपनी स्टोरी, मैं भी तो सुनूं कि आपके मोम और डैड की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। और ये कहते हुए ही अब अवंतिका रिया को अब अपने घर की छत पर लेकर आ जाती हैं। और वहाँ आने के बाद अब वो यहाँ पर देखती है कि बूढ़ी अम्मा ने तो यहाँ पर छत पर सोने का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था।
क्योंकि ये विमेश्वरी गांव है, ये एक गांव था, इसलिए यहाँ पर ऊपर छत पर सोना एक आम बात थी। इधर उन्हें ऐसे देखकर अब अवंतिका कहती है, दाई माँ आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अरे अरे आप ये सब मत कीजिए, ये मेरा काम है, ये मैं कर देती। इधर अवंतिका की इस बात को सुनने के बाद अब बूढ़ी अम्मा कहती है, कोई बात नहीं, आपके लिए काम करने में मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके लिए ये सब काम कर रही हूँ, वरना कितने ही साल मैं तो इन सब बातों को सोच कर इन्हें याद करती थी। इसलिए आप दोनों भी यहीं पर ही सोइए। देखिए मैंने सारा का सारा इंतजाम कर दिया है और मैं नीचे से तब तक पानी लेकर आती हूँ। इधर दाई माँ की ये बात सुनते ही इससे पहले कि अवंतिका कुछ भी कहती कि प्रिया कहती है, ये मस्कीटो नेट क्यों? हाँ, अगर हम इस मस्कीटो नेट के अंदर सोएंगे तो फिर तो हमें गर्मी लगेगी ना। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब अवंतिका कहती है, हाँ थोड़ी बहुत लग सकती है, लेकिन रिया अगर ये मस्कीटो नेट यहाँ पर नहीं होगा तो एलिफेंट साइज के मस्कीटो आपको अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगे, क्योंकि आप इतनी दुबली पतली हैं, मस्कीटो को आपको लेकर जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये कहते हुए ही अवंतिका रिया को वहाँ पर उसकी चारपाई पर लेटा देती है और वो खुद उसके बगल में ही आकर लेट जाती है। यहाँ अवंतिका को अच्छी तरह से पता था कि आने वाले घंटे अनिका और रोहित के लिए कितने ही क्रूशियल होने वाले हैं। वो उन्होंने सारी की सारी सिचुएशन को पहले ही भाप लिया था कि ये टारगेट उनके लिए इतना ईजी नहीं होने वाला। इधर अवंतिका अब आसमान में निकले चांद को ही देख रही थी। उसके मन में भी यही सब चल रहा था कि अगर वो गोल्डन फ्लावर दुश्मनों के हाथ लग गया तो फिर पता नहीं वो लोग कौन सी नई तबाही लेकर आएंगे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि दुश्मनों के पास भी किसी टेक्नोलॉजी की, किसी साइंटिस्ट की किसी भी तरह की कमी नहीं थी। और ये गोल्डन फ्लावर एक ऐसा फ्लावर था जिसके द्वारा न जाने कितने ही ऐसी चीज़ों को बनाया जा सकता था, और अगर उन्होंने इसका मिसयूज किया तो फिर तो ना जाने वो ह्यूमन के लिए ऐसा कौन सा केमिकल बना देंगे जो सारी की सारी ह्यूमैनिटी को तबाह कर सकता है। रोहित यानी किंग के पैलेस में इधर अब तक रोहित वहां पर आ चुका था। इधर रोहित के कदमों की आहट ने वहां के फाइटर को पहले से ही अलर्ट कर दिया था। उन्हें पता चल गया था कि उनके किंग यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि किंग के पैलेस से रोहित अब यहां पर अपने पैलेस में पहुंच चुका था। इधर कुछ ही देर के बाद रोहित जैसे ही मेडिकल फ्लोर पर बने यहाँ पर चिराग के रूम की तरफ जाता है, क्योंकि रोहित को पता था कि अब चिराग ठीक होने वाला है, तो इसलिए अब वो वहाँ पर जाकर दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर अब्दुल और उनके साथ अनिका ये दोनों ही वहाँ पर खड़ी थी। अनिका भी खुद यहाँ पर जैसे ही अनिका को अब्दुल से पता चला था कि चिराग को होश आ गया है, तो इसलिए अनिका भी अपना काम जो वो उस समय कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही थी उसे पूरा करने के बाद अब वो यहाँ पर रोहित के पैलेस यानी कि किंग के पैलेस में यहाँ पर आ गई थी। इधर वहाँ पर अपने सामने अनिका को देखकर अब रोहित कहता है, अनिका तुम यहाँ पर कैसे आई यहाँ पर? इधर रोहित की आवाज़ को सुनकर सिर्फ अनिका ही नहीं बल्कि अब्दुल भी अब उस तरफ ही देखने लगते हैं। इधर जैसे ही उनकी नज़र अब यहाँ पर रोहित पर जाती है तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं अनिका जब वो रोहित के बालों को देखती है तो उनके बालों को देखने के बाद अब अनिका एक चैन की सांस लेती है, और क्योंकि उसके बालों को देखने के बाद अब अनिका को पता चल गया था कि जो डायमंड केमिकल रोहित के बालों पर लगा हुआ था फाइनली वो अब हट चुका था, क्योंकि जिसकी वजह से ही वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी अपने प्लान खुलकर नहीं बता पा रहे थे। तो इधर अब यहाँ पर अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा मैंने चिराग को अच्छी तरह से चेक कर लिया है, अब खतरे की कोई भी बात नहीं है, वो अब ठीक है, और हाँ मेरे ख्याल से अब आप भी ठीक हैं, तो अब मुझे सच जानने का पूरा हक है। जिस सच को जानने के लिए मैंने इतना लंबा इंतज़ार किया है, इसलिए मुझे नहीं पता ये सच मुझे आप बताएंगे या चिराग
तब बताएगा, लेकिन अब मुझे इस सच तक जरूर पहुंचना है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैंने तुम्हें बताने से मना कब किया है, लेकिन हाँ उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है उस गोल्डन फ्लावर को लेकर, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि उस फ्लावर तक पहुंचना हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है। इसलिए वह पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन पहले हमें जो अभी प्रेजेंट में करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, फिर हम रूम में चलते हैं। और ये कहते हुए ही अब वो यहाँ पर अब्दुल को देखकर अब अनिका कहती है, ठीक है अब्दुल, आप तब तक यहीं पर ही चिराग के होश में आने का इंतज़ार करना, और जैसे ही चिराग को होश आ जाए तो तुम मुझे बता देना, तब तक मैं यहीं पहले इस में ही हूँ। इधर अनिका की इस बात को सुनने के बाद अब अब्दुल कहता है, ओके मैडम। और इधर ये कहते हुए ही अनिका भी वहाँ रोहित के साथ अब उनके कमरे की तरफ जाने लगती है। इधर एक तरफ जहां अनिका और अब्दुल को इंस्ट्रक्ट देकर चली गई थी, तो इधर उनके जाने के बाद अब अब्दुल अब अपने मन में ही कहता है, मुझे अब अपने आदमियों को अलर्ट कर देना चाहिए। यही सोचकर अब अब्दुल अब उस रूम से बाहर निकलकर अब दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर अनिका और रोहित ये दोनों भी अभी यहाँ पर रोहित के कमरे में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पर वो कमरे में जाते हैं तो इधर अनिका दरवाजे को बंद करते हुए ही कहती है, हाँ बताइए मिस्टर मारवा, आपको गोल्डन फ्लावर के बारे में क्या पता है। अब ये अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, देखो अनिका, मैंने राजमहल के रहस्य की जो किताब थी वो किताब मैंने पूरी पढ़ी है। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका वहाँ पर रखे हुए किंग साइज चेयर पर जाकर बैठ जाती है, तो वहीं रोहित भी अब अनिका के बगल में बैठ जाता है। और अब वो यहाँ पर अनिका से कहता है, अनिका, गोल्डन फ्लावर कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी नानी माँ का एक्सपेरिमेंट था और कुछ भी नहीं। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, हाँ तो मिस्टर मारवा, इसका तो यही मतलब है कि मिस्टर मारवा की गोल्डन फ्लावर साइंस, ये मतलब है कि ये गोल्डन फ्लावर साइंस की देन है और कुछ भी नहीं। ये सुनते ही अब रोहित भी यहाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि ये उसकी नानी माँ का बनाया हुआ एक आविष्कार ही था। इधर अब यहाँ पर रोहित कहता है, अनिका सर जी और उनके आदमी यूं ही नहीं तुम्हारी नानी माँ यानी कि रानी अवंतिका के पीछे पड़े थे। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। ये सब करने में उनका एक इतना बड़ा मकसद था। जब तुम्हें ये पता चलेगा तो तुम भी सच में हैरान हो जाओगी। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मुझे भी ये किताब पढ़नी है। वो किताब कहाँ पर है? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, वो किताब तो अब नहीं है अनिका। अब जैसे ही रोहित ने ये कहा तो अनिका हैरानी से अब रोहित की तरफ देखती है और अब कहती है, वो किताब नहीं है, इसका क्या मतलब है मिस्टर मारवा? क्योंकि वो किताब आपने पढ़ी है तो वो किताब तो अब आपके पास होगी ना। नहीं है का अब मैं क्या मतलब समझूं? अनिका की इस बात को सुनने के बाद अब रोहित कहता है, इसके पीछे एक वजह है अनिका। वो क्या है ना कि जब मैंने बस उस किताब को पढ़ा ही था कि तभी नाना जी वहाँ पर पहुँच गए थे और नाना जी ने उस किताब को मेरी ही आंखों के सामने जला दिया। रोहित की ये बात सुनते ही मानो अनिका को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है, क्योंकि अनिका भी इस राजमहल के रहस्य की इस किताब को पढ़ना चाहती थी और किंग ने उस किताब को क्यों जलाया, ये सोचकर तो उसे एक बहुत ही बड़ा वो एक शौक में चली जाती है। और साथ के साथ अब उसे यहाँ पर किंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे उस बुक के जरिए ही तो वो यहाँ पर ना जाने कितने ही ऐसे राज के तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर उसके सारे के सारे प्लान पर पानी फिर गया। अब बस उसके पास एक ही रास्ता था कि अब रोहित हुई अब उस किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब अनिका को बताए। इधर कुछ देर सोचने के बाद अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अब हमें जल्द से जल्द अपनी तैयारियां करनी होंगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी कहता है, लेकिन अनिका मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। अब जैसे ही रोहित ने ये कहा तो अब अनिका कहती है, हाँ तो मिस्टर मारवा बताइए ना, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ
क्या आप मुझे सब कुछ कब बताएंगे। इधर अब यहाँ पर रोहित कहता है, देखो अनिका, उस आइलैंड पर जाना इतना आसान नहीं होगा। मैंने उस आइलैंड के बारे में पढ़ा है। ये सुनते ही अनिका कहती है, देखो मिस्टर मारवा, अब चाहे जो भी हो जाए, राहुल के लिए हमें फाइट करना होगा। अब चाहे उस आइलैंड पर पहुंचना हमारे लिए कितना भी मुश्किल न हो, लेकिन आप ये बात याद रखना, वो हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। हमें वहाँ तक हर हाल में पहुँचना है। अनिका की इस बात को सुनकर रोहित कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ अनिका। एनीवे चलो ठीक है, चलें। अब ये सुनते ही अनिका कहती है, ओके मिस्टर मारवा, आप तब तक रेडी हो जाइए। ये सुनते ही अब रोहित भी अब यहाँ पर अब अपने कबर्ड की तरफ चला जाता है और वहाँ से अब वो अपने कबर्ड में से एक अपना जंप सूट निकाल कर अब चेंज करने के लिए सीधा इसी बाथरूम की तरफ चला जाता है। तो वहीं रोहित जैसे ही बाथरूम में जाता है तो अब अनिका अपने फ़ोन को निकालकर एक नंबर डायल करती है और उसके बाद अब वो यहाँ पर उस नंबर पर कॉल लगा देती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जैसे ही सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो भी साइड से अब अनिका कहती है, कैसी हैं आप। इधर अनिका की इस बात पर अब उसे सामने से आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे याद किया। अब उसकी इस बात पर अनिका इधर से कहती है, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये कहते हुए ही अनिका अब अपना पूरा का पूरा प्लान अब यहाँ पर सामने दूसरी तरफ से जो था उसे ये सब कुछ बताने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अनिका एक तरफ जहाँ जब फ़ोन पर बातें कर रही थी तो इधर कुछ देर के बाद रोहित भी वहीं आ जाता है। तो इधर जैसे ही रोहित वहाँ पर आता है तो अब तक अनिका भी अब अपनी बातों को ख़त्म करते हुए अब फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो अब अनिका भी अब रोहित के आने के बाद अब जल्दी से रेडी होने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अनिका भी पूरी तरह से रेडी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए अब मिरर की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि रोहित भी और अनिका दोनों ही अभी यहाँ पर रेडी थे। अब यहाँ पर अनिका रोहित से कहती हैं, चले मिस्टर किंग, योर ब्लैक कैट इज़ रेडी। क्योंकि यहाँ पर किंग ने यहाँ पर अपने रोहित ने यहाँ पर अपने किंग के आउटफिट को पहना हुआ था तो इधर अनिका ने यहाँ पर अपने ब्लैक कैट के आउटफिट को पहना हुआ था। इधर अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, माई ब्लैक कैट इज ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज विद मी। इधर इधर ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को एक फोरहेड किस करने ही वाला था कि तभी अब अनिका उसे रोक देती है और अब उसे रोकते हुए ही कहती है, मैं अपने पति से नाराज हूँ बट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहती हूँ क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं अभी अपनी नाराज़गी को नहीं भूली हूँ। बस क्योंकि हमें यहाँ पर अपने फ़र्ज को निभाना है इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। इसलिए अभी ये सब छोड़िए मिस्टर मारवा और अभी चलिए यहाँ से। और ये कहते हुए ही अनिका वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं अनिका को इस तरह जाता हुआ देखकर अब रोहित अपने सिर पर अब अपना हाथ मारता है और कहता है, अब इसे मनाना पता नहीं कितना मुश्किल होने वाला है। तो ये सोचते हुए ही वो भी वहाँ से अनिका के पीछे ही निकल कर बाहर आ जाता है। यहाँ ये दोनों जैसे ही बाहर आ रहे थे तो वहीं सामने से ही अब उन्हें अब्दुल आता हुआ दिखाई देता है। इधर अब्दुल को आता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, सुनो अब्दुल, मेरे ख्याल से तुम्हें रेखा मूर्ति के पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कुछ आदमियों को लेकर वहाँ पर चले जाना चाहिए क्योंकि अब हमें रेखा मूर्ति के पैलेस को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वहाँ पर भी हमारे दुश्मन पहुँच सकते हैं। ये सुनते ही अब यहाँ पर अब्दुल कहता है, किंग, अनिका मैडम ने पहले ही हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर पहले से ही भेज दिया है क्योंकि मैडम को पहले से ही इस बात का शक हो गया था। और हाँ, दिल्ली में एनी मारवा हाउस में है, वो वहाँ पर पूरे मारवा हाउस को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है और जॉन को सिद्धार्थ गुलेरिया बनकर गुलेरिया हाउस में भेज दिया गया है। इसलिए गुलेरिया हाउस भी पूरी तरह से हमारे प्रोटेक्शन में है। और हाँ, परशुराम अब यहाँ पर अपने कुछ आदमियों के साथ मल्होत्रा हाउस पर अपनी नज़रों को बनाए हुए हैं।
क्योंकि हमेशा ही जब दुश्मन यहाँ पर हम सब पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ चारों तरफ से हम सब के ऊपर आक्रमण करते हैं। इसलिए दुश्मनों की स्ट्रेटेजी को देखते हुए अब की बार यहाँ पर सब तरफ से ही हमने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित अनिका की तरफ देखकर हमेशा की तरह ही अब उसे एक इम्प्रेसिव लुक देता है, क्योंकि रोहित ने जो काम अभी अब्दुल को करने के लिए कहा था वो काम तो अनिका ने पहले से ही अब्दुल को कहकर करा दिया था। और इसलिए वो यहाँ पर अनिका को देखते हुए ही कहता है, तुमने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया अनिका, वेरी नाइस। इधर रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मेरे सामने ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मारवा। और ये कहते हुए ही अनिका अब थोड़ा सा अपने पैरों को उठाकर अब वो रोहित के कान में कहती है, मुझे अच्छी तरह से पता है मिस्टर मारवा, आप ये सच जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए आप ये सब नाटक मेरे सामने मत कीजिए। और ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित को देखते हुए ही अब वो फिर से कहती हैं, एनीवे अब चले यहाँ से। और ये कहते ये इधर जैसे ही अनिका ने ये कहा तो ये सुनते ही रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो दोनों वहाँ से सीधा ही अब इस पैलेस की टेरेस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वहीं अब्दुल जो कि वहीं पर ही खड़ा हुआ था, जब वो रोहित और अनिका को टेरेस की तरफ जाता हुआ देखता है तो अब अब्दुल भी वहां पर अपने कुछ आदमियों के साथ अब उनका पीछा करने लगता है फॉर सिक्योरिटी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देवराज गुलेरिया भी अब यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा के साथ अब उस फ्लावर आइलैंड पर आ चुके थे, क्योंकि यशपाल अग्रवाल के साथ जैसे ही उसकी बातें हुई थी तो यशपाल ने यहाँ पर देवराज को यशवंत के साथ यहाँ पर आने के लिए कहा था। इसलिए उसके कहे अनुसार अब तक वो दोनों भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। इधर उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब बस उन्हें यहाँ पर सनराइज होने का ही इंतजार है, क्योंकि उनके कुछ लोग यहाँ पहले से ही अपने यहाँ पर टेंट लगा कर रह रहे थे। इधर जैसे ही सूरज की पहली किरण अब इस गोल्डन फ्लावर पर पड़ेगी वो सभी उस फूल को तोड़ लेंगे, क्योंकि वो बस अब यहाँ पर सूर्योदय का ही इंतजार कर रहे थे। तो वहीं इधर आसमान में कुछ जियंट ईगल उड़ रहे थे। ये आसमान में उड़ रहे जियंट ईगल की नज़र भी अब यहाँ पर उन फूलों पर ही थी, क्योंकि उन्हें इन फूलों को प्रोटेक्ट करना था। वो किसी भी हाल में इन फूलों को दुश्मनों को नहीं देता हुआ देख सकते थे। इधर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भी उस फूल को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो कि दुश्मनों में से किसी भी शख्स का उस पर कोई भी हाथ ना लगे। इधर देवराज गुलेरिया भी यहाँ पर ये सब देखकर अब अपने आदमियों से कहता है, तुम सब पीछे ही रहना, तुम लोगों को लीड करने के लिए हमारे कुछ खास मेहमानों को बुलाया गया है, इसलिए वो सब आगे रहेंगे, लेकिन तुम सब हमें पीछे से फॉलो करोगे। और ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया जब सामने की तरफ देखता है तो वहाँ सामने से अब सिल्वर मास्क पहना हुआ एक आदमी जो कोई और नहीं बल्कि सर जी थे, यानी कि राजेश्वर पीरामल थे। वो 3 लोगों को लेकर वहीं पर ही आ रहे थे। अब तक यहाँ पर राजेश्वर पीरामल भी अपना सिल्वर मास्क लगाकर पहुंच चुके थे। उन्हें देखकर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, क्या बात है, तुम हमेशा मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरते हो। सच में मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पहुँच चुके हो। ये सुनते ही यहाँ पर सर जी कहते हैं, मुझे मत सिखाओ देवराज कि मुझे क्या करना है। मैं अपने काम को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं सर जी हूँ। मुझे तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा उतरने का कोई शौक नहीं और ना ही ये मेरा काम है। बस मैं यहाँ पर अपना फ़र्ज समझ के आया हूँ। और ये एटीट्यूड दिखाते हुए वो कहते हैं, वो वहाँ से सामने और ये एटीट्यूड दिखाते वो वहाँ से सामने की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं उनका ये एटीट्यूड देखकर अब देवराज गुलेरिया जिन्होंने यहाँ पर अपना मास्क पहना हुआ था वो भी यहाँ पर सामने जाकर अब उन 3 लोगों के चेहरों पर से अब कपड़े को हटाकर कहता है, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। इधर ये सुनते ही वो तीनों लोगों में से अब एक कहता है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने हमें यहाँ पर मजबूर करके बुलाया है, वरना हम यहाँ पर इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं आते। इधर उसकी इस बात को सुनकर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, चुपचाप बिना नखरे किए अपने काम पर लग जाओ, क्योंकि इस वर्ल्ड यहाँ पर हमारी इस दुनिया में तुम्हारे नखरों की कोई भी जगह नहीं है। और ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया अब वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं बाकी सभी मिलकर अब उन तीनों ही लोगों को अब उस गोल्डन फ्लावर के
आसपास से खड़ा कर दिया जाता है और वो सब अब यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं और साथ के साथ अब वो यहाँ पर अब अपने आदमियों पर भी नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि अब यहाँ पर दुश्मनों की तरफ से ये लोग किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर गलती नहीं चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर जो जिएंट ईगल यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर इन दोनों को लेकर आ रहा था, वो अब तक यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस की तरफ इन दोनों को लेकर आ जाता है। इधर जैसे ही आर्यन और अलेक्जेंडर ने अपने कदमों को यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस के टेरेस पर रखा तो दोनों बच्चे हैरानी से अब एक दूसरे को ही देख रहे थे। इधर आर्यन अब अलेक्जेंडर से कहता है, मुझे तो यहीं पर आना था, लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर अमृता के पास जाना था ना? या ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ जाना तो था, क्योंकि मोम ने तो यही कहा था। अब पता नहीं यार, मैं खुद काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि अब मैं क्या करूँ। बट मुझे बड़ी से मिलने की खुशी है, क्योंकि मैं बड़ी से मिलने के लिए तरस रहा था और फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद अब मैं यहाँ बड़ी से मिल पाऊँगा। और ये कहते हुए ही अब दोनों भाई अब टेरेस से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं उसके पीछे अब आर्यन भी जाते हुए अब कहता है, रुक जाओ अलेक्जेंडर। कुछ ही देर में अब दोनों ही भाई बूढ़े किंग के रूम के बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि अलेक्जेंडर को यहाँ आने के बाद सबसे पहले अपने बड़ी से मिलना था। इधर अलेक्जेंडर अब उसी तरह से ही दरवाजे को नॉक करता है, जैसे वो बचपन में यहाँ पर जब अपने बड़ी से मिलना चाहता था तब वो दरवाजे को नॉक किया करता था।